प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के चौथे अध्याय तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र का अध्ययन करेंगे। ये जो पाठ है प्रहलाद अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है। आइए पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। प्रहलाद अग्रवाल जी का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में सन 1947 में हुआ। उन्होंने शासकीय कॉलेज से एमए तक की शिक्षा हिंदी में प्राप्त की और उसके बाद वो सतना के राजकीय पीजी कॉलेज में यानी स्नातकोत्तर कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक बन गए। बचपन से ही फिल्मकारों, फिल्म के विभिन्न जो नायक नायिकाएं हैं या फिल्म की भूमिका है, उनके अध्ययन के प्रति इनकी रुचियां रहीं और अब भी वो फिल्म के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखती हैं। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं जो उनकी फिल्मों से संबंधित या फिल्मकारों से या फिल्म के नायक नायिकों से संबंधित है। तो ये जो आज का हमारा पाठ है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, ये भी उसी से संबंधित एक पाठ है। तो आइए पाठ के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि शायद ही कोई ऐसा शुक्रवार जाता है जिस दिन कोई न कोई हिंदी की फिल्म प्रदर्शित ना होती हो। हर शुक्रवार कोई ना कोई एक हिंदी की नई फिल्म आ जाती है। उनमें से कुछ फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, कुछ फिल्में इतनी अच्छी नहीं होती, कुछ खूब चलती हैं, कुछ फ्लॉप हो जाती हैं, कुछ दर्शकों के मन पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं, कुछों को आप सिनेमा हॉल से या टीवी में देखने के बाद बाहर निकलने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। तो जब साहित्यिक कृति पर यानी लिटरेचर की किसी कहानी पर या नाटक पर कोई पिक्चर बनाई जाती है, कोई मूवी बनाई जाती है, कोई फिल्म बनाई जाती है, तो वो यदि सही ढंग से बनाई जाए तो अपनी यादगार अमिट छाप छोड़ती है। तो उसी तरह एक लेखक हुए हैं फणीश्वर नाथ रेणु। उन्होंने तीसरी कसम नाम से एक कहानी लिखी है और उस तीसरी कसम मतलब कि एक गुलफाम नाम से भी कुछ ऐसा ही है, मारे गए गुलफाम नाम से भी वो कृति है। तो उसके ऊपर एक पिक्चर बनी है मारे गए गुलफाम या तीसरी कसम के नाम से ही, फणीश्वर नाथ रेणु की उस कहानी के ऊपर। उस फिल्म की पटकथा खुद फणीश्वर नाथ रेणु जो कि एक राइटर हैं उन्होंने लिखी है। तो उन दिनों एक कवि थे जो कि गीतकार भी थे, फिल्मों के लिए गीत लिखते थे, शैलेंद्र ने उसके ऊपर फिल्म बनाने की ठानी और वो फिल्म बनाई। उस फिल्म ने दर्शकों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डाला। उन दिनों के सबसे विख्यात अभिनेता राजकुमार ने उसमें अभिनय किया और बहुत ही विख्यात अभिनेत्री वहीदा रहमान ने भी उसमें अभिनय किया। तो ये जो कहानी है वो उसी फिल्म के ऊपर है कि कैसे कवि ने कैसी फिल्म बनाई। आम जो मुनाफा कमाने वाले लोग हैं वो कैसी भी फिल्में बनाते हैं, लेकिन एक कवि कैसी फिल्म बना सकता है उसके ऊपर ये दर्शाया गया है। तो आइए, यानी कैसे वो सामाजिक संदेश देने वाली फिल्में होती हैं जो साहित्यिक कृतियों पर बनाई जाती हैं। तो आइए इस पाठ में हम यही बातें पढ़ेंगे। इस पाठ की जो भाषा है थोड़ी कठिन है, मैं साथ साथ में इसके शब्दों के अर्थ आपको बताऊंगा। आशा है आपको ये अच्छा लगेगा। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र प्रहलाद अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया पाठ है। संगम की अद्भुत सफलता ने राजकुमार में गहन आत्मविश्वास भर दिया। यानी उन्होंने संगम पिक्चर बनाई तो वो इतनी सफल हुई कि उससे उसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की कि उसमें इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि एक साथ घोषणा कर दी मैं 4 फिल्म बनाऊंगा। कौन कौन सी? मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राजकुमार ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया तब संभवतः उसने यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। यानी मेरा नाम जोकर फिल्म के एक भाग को बनाने में राज कपूर को 6 साल लगे। इतना कठिन था उसको बनाना। इन 6 वर्षों के अंतराल मतलब समय का गैप, राजकुमार द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई। अभिनीत मतलब उसमें जो उसने अभिनय किया है, एक्टिंग किया है,
प्रदर्शित करना मतलब दिखाना, शो करना सिनेमा हॉल में, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। कि इन 6 सालों में बहुत फिल्में आई जो 1966 में तीसरी कसम जो शैलेंद्र कवि ने बनाई थी, वो उसके निर्माता थे, वो भी सामने आई लोगों के। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छी भूमिका, मतलब रोल अदा करना, मतलब पेश करना। कि जो राजकुमार की तीसरी कसम फिल्म है वो उसके जीवन की सबसे बेस्ट एक्टिंग वाली फिल्म मानी जाती है। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा। हिंदी साहित्य की यानी हिंदी लिटरेचर की अत्यंत मार्मिक मतलब वो जो ज़्यादातर मर्म को छूती है, हार्ट को छूने वाली, दिल को छूने वाली कृति, मतलब कोई नाटक या कहानी को सेल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा। सार्थकता मतलब मीनिंगफुल तरीके से, सही तरीके से। सेल्यूलाइड मतलब फिल्म की रील, यानी एक हिंदी की लिटरेचर की कहानी को या नाटक को बड़े अच्छे ढंग से फिल्म में कन्वर्ट किया गया, कहने का ये इसका मतलब है। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी। कि वो कोई फिल्म नहीं लिखती, ऐसा लगता है कि कोई कविता पढ़ रहा है, कविता जैसी उसमें भावनाएं हैं, ठीक है, इमोशंस है। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। कि शैलेंद्र ने एक ही फिल्म बनाई, बस वही तीसरी कसम, ना पहले बनाई ना कोई बाद में बनाई गई। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, यानी प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल उसको मिला। क्या क्या प्राइज मिले इसमें बताए गए। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे बढ़िया फिल्म का अवार्ड उसको मिला, और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। पुरस्कार मतलब प्राइज। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। पुरस्कृत मतलब उसको इनाम मिला, पुरस्कार दिया गया मास्को फिल्म फेस्टिवल में। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। तारीफ कहते हैं प्रशंसा को, कलात्मकता मतलब उसमें जो कलाएं की गई, आर्ट्स की गई, एक्टिंग की गई, उनकी लोगों ने खूब प्रशंसा की। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। कि शैलेंद्र कवि में जो संवेदनशीलता थी, इमोशंस बने हुए थे, वो पूरी शिद्दत के साथ, शिद्दत मतलब तीव्रता के साथ इस फिल्म में है। यानी पूरी इमोशनल फिल्म शैलेंद्र ने बनाई है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। कि एक कवि ही ऐसी फिल्म बना सकता है, कोई प्रोड्यूसर या फिल्म मेकर ऐसी फिल्म नहीं बना सकता, कहने का मतलब है लेकर का। शैलेंद्र ने राजकुमार की भावनाओं को शब्द दिए हैं। कि राजकुमार ने जो उसमें फीलिंग डाली है अपनी, उसकी फीलिंग लाने वाले शैलेंद्र ही हैं। उन्होंने उसकी स्क्रिप्ट वैसे लिखी, पटकथा वैसे लिखी। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया है। अनन्य सहयोगी कि जो दूसरा ऐसा कोई सहयोगी या साथी ना हो। अनन्य मतलब दूसरा, और सहयोगी मतलब साथ देने वाला। कि एकदम घनिष्ठ मित्र, कहने का मतलब है कि फिल्म में उतनी तन्मयता मतलब लगन के साथ काम किया। कि राजकुमार और शैलेंद्र दोनों मित्र थे, उन्होंने अपने मित्र की फिल्म में बहुत मतलब मन से काम किया, कहने का मतलब है। किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर, पारिश्रमिक कहते हैं मेहनताना, काम करने के बदले में पैसा लेना, अपेक्षा मतलब उम्मीद करना। कि उन्होंने अपने मित्र से कोई उम्मीद नहीं रखी पैसे की फिल्म बनाने के लिए, राजकुमार ने शैलेंद्र से। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे, तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया। स्वीकार करना मतलब एक्सेप्ट करना, उत्साह के साथ। कि जब उन्होंने कहानी सुनी तो उनको पसंद आई, उन्होंने काम करना स्वीकार किया। पर तुरंत गंभीरतापूर्वक बोले, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। एडवांस मतलब पहले, पारिश्रमिक मतलब मेहनताना, फिल्म बनाने का मतलब जो मुझे पैसे मिलने हैं वो। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि मेरा पैसा तो आपको देना होगा फिल्म बनाने के लिए। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद मतलब आशा, कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे, क्योंकि वो जिंदगी भर के दोस्त थे। कि ऐसे वो उससे पैसे मांगेगा, उसको उम्मीद नहीं थी शैलेंद्र को।
ठीक है। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुरझाया हुआ मतलब उदास, निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक पूरा एडवांस, कि मेरा मेहनताना 1 रुपया निकालो, एडवांस दो मुझे। यानी वो मजाक कर रहा था शैलेंद्र के साथ राजकुमार। शैलेंद्र राजकुमार की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, परिचित मतलब जानते थे। याराना मस्ती मतलब यार कहते हैं दोस्त को, मस्ती मतलब उनके बीच जो हंसी मजाक होता है, कि दोस्तों के बीच जो हंसी मजाक होता है उसको याराना मस्ती बोलती है, कि उसको वो जानते थे कि वो ऐसी मस्तियां करता है, शैलेंद्र जानते थे। लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। लेकिन वो अभी तो फिल्म बनाने के लिए गए थे, उनके पास निर्माता बनकर के गए थे, तो बड़े बड़े जो व्यावसायिक है, व्यावसायिक मतलब व्यापारी भी ऐसे टाइम पर धोखा खा जाते हैं। इसलिए शैलेंद्र का राजकुमार की बात सुनकर धोखा खाना स्वाभाविक था। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। सर्वथा मतलब हमेशा, अयोग्य मतलब जो उसके काबिल ना हो, कि शैलेंद्र फिल्मकार बनने के काबिल नहीं थे। वो तो एक कवि थे, उनकी जिद थी ऐसी फिल्म बनाना। तो बड़े बड़े लोग धोखा खा जाते हैं इस बिजनेस में, तो वो किस खेत की मूली है। राजकुमार ने उनसे एडवांस पैसा मांगा तो उदास हो गए, जबकि वो राजकुमार का एक मजाक था। राज कपूर ने, सॉरी राजकुमार नहीं, राज कपूर, मैं शायद बार बार राजकुमार बोल गया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया, कि जैसे एक अच्छा और सच्चा मित्र करता है, उसी की हैसियत से, यानी उसी की उससे, कि मैं आपका अच्छा मित्र हूँ। शैलेंद्र ने फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह किया। आगाह कहते हैं सावधान, असफलता मीन्स फेल। यानी राज कपूर ने शैलेंद्र को बताया कि ऐसी फिल्में नहीं चलती, फेल हो जाती हैं, आपका पैसा डूब जाएगा। एक अच्छे मित्र की भांति उसको सलाह दी, ठीक है। पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था। आदर्शवादी मतलब आइडियल, भावुक मतलब इमोशनल, कि लेकिन शैलेंद्र तो एक इमोशनल और आइडियल कवि था। वो मानने वाला नहीं था फिल्म फेल हो जाए, लेकिन मैं लोगों के सामने एक आइडियल लाऊंगा, आदर्श लाऊंगा फिल्म, जिसे अपार संपत्ति और यश तक की कामना नहीं थी। अपार मतलब अत्यधिक, संपत्ति मतलब धन, यश मतलब जिसकी कीर्ति चारों ओर गूंजे, लोग उसका नाम लें। कि ना तो उसको ज़्यादा पैसे चाहिए थे फिल्म बनाने से, और ना यश चाहिए था, कीर्ति चाहिए थी कि लोग उसके नाम को करें, हमें बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है। उसको इस चीज़ का कोई लालच नहीं था। कामना मतलब होती है इच्छा। जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी, अभिलाषा होती है इच्छा, आत्मसंतुष्टि सेल्फ सेटिस्फेक्शन को बोलते हैं, कि उनको कोई धन या यश उससे नहीं चाहिए था, बल्कि उनको तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए था। इसलिए वो ऐसी पिक्चर बना रहे थे, इसलिए उनको कोई डर नहीं था फिल्म फेल हो जाएगी, नहीं चलेगी। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्मों में क्यों न रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए मुश्किल वितरक मिले। प्रदर्शित मतलब उसको शो करना, सिनेमा हॉल में चलाना, बमुश्किल मतलब बड़ी मुश्किल से, वितरक मतलब प्रोड्यूसर। एक फिल्म को निर्माता बनाता है, प्रोड्यूसर उसको सिनेमा हॉल में जाकर के दिखाता है। वो कहते हैं कि भले ही कितनी अच्छी पिक्चर हो, लेकिन उसको कोई खरीदार नहीं मिले, बड़ी मुश्किल से खरीदार उसको मिले, क्योंकि उनको पता था कि ये साहित्यिक फिल्म है, कोई देखने नहीं आएगा। भले इसमें नैतिक बातें हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन लोगों को तो उलूल जुलूल बातें पसंद है, लटके झटके पसंद है, इसलिए इसको कोई देखने नहीं आएगा। इसलिए उसमें लोग पैसा लगाना नहीं चाहते थे, प्रोड्यूसर जो थे। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राजकुमार और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, नामजद मतलब विख्यात प्रसिद्ध, कि भले ही उसमें उन दिनों के राजकुमार जैसे एक्टर थे और वहीदा रहमान जैसी एक्ट्रेस थी, विख्यात एक्ट्रेस, इसके बावजूद इस फिल्म को कोई खरीद नहीं रहा था। शंकर जयकिशन का संगीत था, कि उन दिनों मशहूर संगीतकार शंकर जयकिशन होते थे, उन्होंने इस पिक्चर को संगीत दिया था, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों सातवें आसमान पर थी। सातवें आसमान पर होना मतलब बहुत विख्यात होना, प्रसिद्ध होना, कि लोगों के अंदर उनकी लोकप्रियता थी, संगीतकारों की भी, एक्टर एक्ट्रेस की भी। लेकिन बावजूद इसके उसको वितरक नहीं मिले फिल्म को, या बहुत कम मिले, और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व बेहद लोकप्रिय हो चुके थे।
कि फिल्म को पर्दे में आने से पहले ही, पूर्व मतलब पहले ही, इसके जो गीत थे वो बहुत लोकप्रिय, लोगों के बीच प्रिय होना, बेहद मतलब बहुत ज़्यादा, कि पिक्चर के आने से पहले ही लोगों के मन में वो गाने गूंजने लगे थे, लोग अपने मुंह पर गाने गाने लगे थे, क्योंकि उसके गाने पहले ही बहुत फेमस हो गए थे। लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। संवेदना मतलब जो इसमें इमोशंस डाली गई थी इस फिल्म में, वो 2 से 4 का बिजनेस करते हैं प्रोड्यूसर। तो वो क्या करते हैं कि हमारा यदि 2 लाख रुपया इसमें लगे तो 4 लाख का मुनाफा होना चाहिए। तो ये जो बिजनेसमैन हैं वो उस फिल्म की संवेदना को नहीं समझ पा रहे थे, उसकी इमोशंस को नहीं समझ पा रहे थे। लेखक का कहने का भाव है उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तोली जा सकने वाली चीज़ नहीं थी, कि जो उसमें करुणा के भाव डाले गए थे, दुख और दया के भाव डाले गए थे, उनको तराजू से तोला नहीं जा सकता था। बिजनेसमैन तो हर चीज़ नाप कर तोल कर लेता है कि इससे मुझे कितना फ़ायदा होगा, ये कहा है इसमें। इसलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। प्रचार मतलब एडवर्टाइजमेंट। फिल्म कब आई कब चली गई मालूम नहीं पड़ा। लेकिन कहते हैं कि कब फिल्म आई कब चली गई, क्योंकि एडवर्टाइज हुआ ही नहीं, पता ही नहीं चला उसका। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीकों से नावाकिफ थे। नावाकिफ मतलब जानकार ना होना, कि वो 20 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, वहाँ के तौर तरीके उनको अच्छे से मालूम थे। ऐसा नहीं था क्यों उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई वो बता रहे हैं, परंतु उनमें उलझकर वे अपनी आदमियत नहीं खो सके। आदमियत मतलब इंसानियत, ह्यूमनिटी, कि वो अन्य फिल्मकारों की तरह अपनी ह्यूमनिटी नहीं खोना चाहते थे। ऐसी ऊट पटांग उलूल जुलूल पिक्चर वो नहीं लाना चाहते थे या दिखाना चाहते थे लोगों को। सीरीज 420 का एक लोकप्रिय गीत है प्यार हुआ इकरार हुआ प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। ये किसी फिल्म का 420 का गीत है। इसके अंतरे की एक पंक्ति रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, पर संगीतकार जे किशन ने आपत्ति की। तो मतलब कैसे हैं शैलेंद्र, उसका वर्णन लेखक कर रहा है कि उन्होंने 420 फिल्म का एक गीत लिखा था। कौन सा गीत? प्यार हुआ इकरार हुआ प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो जब संगीतकार जय किशन थे, उस गीत में उसकी एक पंक्ति में दसों रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की कि 10 दिशाएं तो होती नहीं, जो दर्शक है व्यूअर है वो 10 दिशाएं नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम इसको 4 दिशाएं कर देते हैं। लेकिन कवि शैलेंद्र नहीं माने, तो लिखा है इसमें, क्या लिखा है? आपत्ति की मतलब उस पर ऑब्जेक्शन किया। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। परिवर्तन मतलब बदलाव, चेंज। उनका दृढ़ मंतव्य था, मंतव्य मतलब विचार, दृढ़ मतलब एकदम मजबूत विचार, कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए, कि दर्शकों की क्या रुचि है, दर्शक क्या देखना चाहते हैं, उसकी आड़ लेकर हमें उथलेपन को, उथलेपन मतलब घटियापन, असभ्यता को उसके ऊपर नहीं थोपना चाहिए। कि भले ही दर्शकों को 4 दिशाएं अच्छी लगेंगी बोलने से, लेकिन ये तो घटियापन है। दिशाएं तो 10 होती हैं, हमें सच्चाई उनको दिखानी चाहिए, ना कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऊट पटांग चीज़ें या उलूल जो चीज़ें उनको दिखानी चाहिए। यानी उनके सिद्धांत नहीं मान रहे थे शैलेंद्र के, वो इस चीज़ के खिलाफ थे। कलाकार का कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करें। कि जो कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उसका एक कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि वो जो उसका कस्टमर है यानी उपभोक्ता है, उसकी रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करें। परिष्कार मतलब उसको सुधारना, प्रयत्न करना मतलब कोशिश करना, कि उनकी रुचियों को वो सुधारे, ना कि उनको और बुरी आदतें सिखाए। ये एक आर्टिस्ट का फर्ज है, आर्टिस्ट का कर्तव्य है, शैलेंद्र ने बोला। और उनका यकीन गलत नहीं था, कि जो उनका ये यकीन था ये गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए, कि उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे गीत भी लिखे। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। अभिजात्य मतलब उच्च वर्ग की जो वो होती हैं, स्टाइल्स होते हैं, रहन सहन होता है, वो चीज़ें, कि उन्होंने उसको नहीं अपनाया। जैसे थे वैसे ही रहे, झूठ को लोगों के सामने नहीं परोसा।
दिखावा नहीं किया, कहने का मतलब है। उनके गीत भाव प्रवण थे, ध्रुव नहीं। ध्रुव कहते हैं कठिन को, भाव प्रवण कहते हैं जिसमें इमोशंस हो, भाव हो। कि उनके गीत भावात्मक तो थे, इमोशनल तो थे, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं थे समझने वाले के लिए। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये उन्हीं का एक गीत है। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। शांत नदी का प्रवाह, कि जैसे शांत नदी बहती है, और समुद्र की गहराई लिए हुए, कि समुद्र जितना गहरा होता है, यानी उनके गीत बिल्कुल शांत होते थे, बड़ी सुंदर तरीके से गाए जाते थे, और उसमें गहराई भी होती थी, यानी मीनिंगफुल भी होते थे, कहने का मतलब है। यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी, कि जैसे उनके गीत थे विचार वाले, विचारवान और शांत, वैसी ही उनकी जिंदगी थी। ठीक है, यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया। साबित मतलब प्रमाणित करना, कि अपनी फिल्मों में भी उन्होंने सच्चाई दिखाई, अच्छे विचार दिखाए, शांत भाव से फिल्म प्रदर्शित की, यही उन्होंने किया। तीसरी कसम, यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया। कि इसको हम एकमात्र मतलब केवल एक, चंद होती है कुछ, कि हम इसको केवल एक फिल्म तो नहीं बोल सकते कि जिसने लिटरेचर के साथ, साहित्य रचना के साथ 100% मतलब 100% न्याय किया। मतलब जैसा लिटरेचर था वैसा ही प्रस्तुत करना, उसको न्याय बोलेंगे। कि अब एकमात्र इस फिल्म को तो नहीं बोलेंगे, और भी लिटरेचर के ऊपर फिल्में बनी, उन्होंने भी अच्छा दिखाया अपने आप में, लेकिन कुछ उन फिल्मों में है। ज़्यादा फिल्में लिटरेचर के साथ न्याय नहीं कर पाई, जैसा उन्होंने कहानी लिखी थी वैसी फिल्म नहीं बन पाई, जैसा राइटर ने नाटक लिखा था वैसी फिल्म नहीं बन पाई, यदि लिटरेचर पे बनी है। लेकिन तीसरी कसम उन कुछ फिल्मों में है जिन्होंने लिटरेचर के साथ 100% न्याय किया है, जैसा लिटरेचर में था वैसा ही फिल्म में आया है। लेखक कहता है, शैलेंद्र ने राजकुमार जैसे स्टार को हीरामन बना दिया। हीरामन उसके एक्टर के नाम था उस फिल्म में। हीरामन पर राजकुमार हावी नहीं हो सका, यानी हीरामन के ऊपर राजकुमार हावी नहीं हो सका। राजकुमार का अपना जो जीवन था वो अलग था, हीरामन का अपना अलग था। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका, और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया। कि जो वहीदा रहमान इतनी फेमस एक्ट्रेस थी, लेकिन वो हीराबाई के रोल में और ज़्यादा फेमस हो गई। हीराबाई का रोल उनका और ज़्यादा फेमस हो गया। ठीक है, छींट की साड़ी में, छींट मतलब छोटे छोटे चिटके जिस पर बने। कजरी नदी के किनारे उकड़ू मतलब घुटनों के बल बैठना। हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है न आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती है। कि उनके नदी के किनारे का एक सीन देखिए, दृश्य देखिए। हीराबाई से पूछता है कि आप मन को समझती हैं, तो हीराबाई जवाब नहीं देती, बल्कि आंखों के इशारे से अपनी मन की भावनाएं व्यक्त करती है। जुबान मतलब आवाज। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। कि चाहे दुनिया में कितने भी शब्द हो, जो भाषा आंखों की है उसको आवाज से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। अभिव्यक्त करना मतलब बोलना। ऐसी ही सूक्ष्मताओं से संबंधित थी तीसरी कसम। सूक्ष्मता मतलब छोटी छोटी चीजें उसमें संबंधित थी, मतलब उसमें फैली हुई हैं, उसमें हैं, मौजूद हैं छोटी छोटी चीजें जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी कसम में अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीवान मतलब गाड़ी चलाने वाला। हीरामन जो है गाड़ी चला रहा है। चलत मुसाफिर मोहो लियो वे पीर वाली मुनिया, ये उसका गीत है। टप्पर गाड़ी में हीराबाई के जाते हुए देखकर उसके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम मतलब समूह। टप्पर गाड़ी वो गाड़ी जिसके ऊपर ऐसी गोल गोल छत बनाई गई है, उसको टप्पर गाड़ी है। कि जब उसमें हीराबाई बैठकर जाती है तो उसके पीछे बच्चे दौड़ रहे हैं ग्रुप में। लाली लाली डोलिया में लाली वे दुल्हनिया, एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान। कि वो नौटंकी में एक बाई का काम करती है हीराबाई जो है, और उसमें वो अपनापन खोज लेता है हीरामन, जिसका हृदय बहुत सरल होता है। अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपनीले कहे मतलब
ठहाका लगा के हंसना, सपनीले मतलब जिसमें सपने हों। अभावों की जिंदगी, कि जिनकी जिंदगी अभावों में गुजर रही है, जिनके पास कोई खास सुख सुविधाएं नहीं हैं, सुख सुविधाओं का अभाव है, ऐसे लोग भी भविष्य के प्रति सुंदर सपने देख रहे हैं और फिल्म में ठहाके लगा रहे हैं। ये वर्णन लेखक ने किया है। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव, कि हमारी फिल्मों में लोक तत्व नहीं होता। लोक तत्व मतलब लोगों से जुड़ी हुई बातें, वो नहीं होती। वे जिंदगी से दूर होती हैं, कि लोगों की जैसी स्वाभाविक जिंदगी होती है वैसा फिल्मों में नहीं दिखाया जाता। यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। त्रासद मतलब दुखद, कि यदि दुखद स्थिति दिखानी हो तो उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। किसी के घर में डेथ हो जाए तो ऐसा संगीत बजाया जाएगा, पूरा ही वातावरण वहाँ पे उदास दिखा दिया जाएगा। ठीक है, सबके सब लोग, सबके सब वस्त्र ऐसे होंगे, सबकी सब चीज़ें वैसी होंगी, यानी उसको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है। आम समाज में ऐसा नहीं होता जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावात्मक शोषण कर सके। दुख का ऐसा विभत्स मतलब डरावना रूप प्रस्तुत होता है, मतलब प्रेजेंट किया जाता है जो दर्शकों का भावात्मक शोषण कर सके, यानी व्यूवर्स का वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है। भावात्मक शोषण मतलब इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कि दर्शक उससे जुड़ जाता है, ऐसा करके शो करते हैं वो। अब उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, लोग जा जाकर पिक्चर देखते हैं। और तीसरी किस्म की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। जीवन सापेक्ष मतलब जीवन के अनुसार, जैसे आम जीवन में दुख आता है वैसा ही तीसरी किस्म में प्रस्तुत किया गया, ना कि उसको बढ़ा चढ़ाकर या दर्शकों का इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए अलग तरीके से शो किया गया, ऐसा नहीं किया गया उसमें। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। गीतकार मतलब गीत लिखने वाला, कवि मतलब कविता लिखने वाला। लेखक कहते हैं कि मैंने उसको गीतकार नहीं कहा, कवि कहा है। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। कोसों मतलब कई किलोमीटर, कि वो भले ही सिनेमा में काम कर रहे थे, सिनेमा का जीवन चकाचौंध वाला था, वहाँ खूब पैसा था, मस्ती थी, सुख सुविधाएं थी, बावजूद इसके वो उससे दूरी बनाए हुए थे। उसको कुछ नहीं चाहिए, ना अपनी कीर्ति चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, यश चाहिए और ना पैसा चाहिए था। जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में भी, कि जैसे उनका साधारण जीवन था वैसे ही उनके गीत भी सीधे और साधारण थे। उनके गीतों में सिर्फ मतलब केवल करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था। करुणा मतलब दया इत्यादि, बल्कि वो अपनी जिंदगी में जूझते भी थे, कोशिश करते थे किसी चीज को पाने की, ऐसा उनके गीतों से आभास होता था। और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, मौजूद होना मतलब उसमें होना, कि वो एक प्रोसेस भी था जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। कि उनके गीतों में केवल दया और करुणा की भावनाएं नहीं थी, बल्कि कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है वो संदेश भी उनके गीत देते थे। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। व्यथा मतलब दुख, पराजित मतलब हारना, कि हमारी जिंदगी में जब दुख आते हैं तो हम उससे हारते नहीं हैं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए वो हमें संदेश देती है और दुगनी मेहनत से हम कोशिश करते हैं कि ताकि उस दुख से पार पाया जा सके। शैलेंद्र ने तीसरी किस्म को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया, कि उनके अंदर जो भाव मौजूद थे, इमोशंस मौजूद थी, वो सर्वश्रेष्ठ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसमें शो किया तीसरी किस्म में। मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन गया, कि मुकेश जी ने गाया है लेकिन लिखा शैलेंद्र जी ने है, तो ये अद्वितीय बन गया। अद्वितीय मतलब जो दूसरा उसके समान ना हो, यानी बिल्कुल अकेला गीत बन गया वो मुकेश की आवाज में। कौन सा गीत? सजनवा बैरी हो गई हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। कि हमारे जो सजना हैं, पति हैं, वो ही हमारे बैरी बन गए हैं, शत्रु बन गए हैं। चिट्ठी हो तो कोई उसको पढ़ सकता है, लेकिन भाग्य को कौन पढ़ सकता है? हमारे भाग्य में तो यही लिखा था, दुख झेलना, हमारे पति का हमारा बैरी बन जाना या प्रेमी का बैरी बन जाना, शत्रु बन जाना। अभी हमारे भाग्य को कौन जान सकता है? हमारे भाग्य में पता नहीं क्या लिखा है, ये इसका अर्थ है। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी किस्म
राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। हसीन मतलब सबसे सुंदर, सबसे अच्छी। कि यदि हम अभिनय के दृष्टिकोण से देखें, एक्टिंग के वे से देखें, तो ये राज कपूर की सबसे बढ़िया फिल्म है। तीसरी कसम। राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं। समीक्षक मतलब जो फिल्म की समीक्षा करते हैं, कला मर्मज्ञ जो कला के बारे में, आर्ट के बारे में जानते हैं, वो लोग राज कपूर को आंखों से बात करने वाला आर्टिस्ट कहते थे कि वो आंखों के इशारे से बहुत कुछ कह देता है। तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं कि तीसरी कसम में उनकी वो चंचलता नहीं है, बल्कि उसमें मासूमियत है। चरमोत्कर्ष मतलब बिल्कुल मासूमियत को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना, बहुत अच्छे तरीके से उसको सामने लाना। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद हैं, उतना जागते रहो में भी नहीं। उनकी एक पिक्चर है जागते रहो, कि जितनी अच्छे तरीके से उन्होंने एक्टिंग तीसरी कसम में की है, उतनी जागते रहो पिक्चर में नहीं की। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया था। सराहा मतलब उसकी तारीफ की गई थी। सराहना मतलब तारीफ करना, कि उसकी एक्टिंग की बहुत तारीफ की गई है जागते रहो पिक्चर में। लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता, कि वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहा है, बल्कि वो रोल में समा गया है। वह हीरामन के साथ एकाकार हो गया है। एकाकार मतलब उसमें मिल जाना, कि जो वो हीरामन बना है फिल्म में, बिल्कुल उसमें समा गया है। वो उसकी एक्टिंग करता हुआ नहीं लगता है, ऐसा लगता है ये खुद ही हीरामन है। खालिश देहाती भुज गाड़ीवान। खालिश मतलब एकदम शुद्ध, देहाती मतलब ग्रामीण, भुज गाड़ीवान मतलब एकदम निरा गाड़ीवान, गाड़ी चलाने वाला निरा व्यक्ति, ऐसा वो दिखाई देता है, जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं। कि वो अपने दिमाग से काम नहीं लेता, बल्कि दिल से काम लेता है। दिल की वो भाषा समझता है, दिमाग की नहीं समझता। उसमें जरा सी भी चालाकी नहीं है, बिल्कुल मासूम आदमी है वो। ऐसा आदमी वो बन गया है इसमें, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज़ का कोई अर्थ नहीं। कि वो सिर्फ मोहब्बत या प्रेम जानता है, दूसरी चीज़ों को नहीं जानता वो, किसी भी चीज़ को। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। कि जब उन्होंने तीसरी कसम फिल्म बनाई तो वो एशिया में प्रसिद्ध थे, अकेला भारत में नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़े शोमैन या आर्टिस्ट बने हुए थे जब उन्होंने तीसरी कसम फिल्म बनाई। या फिल्म बनाने के बाद वो एशिया में शोमैन के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कहने का मतलब है, मुकाम मतलब उस जगह पर पहुंच गए। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका है। किंवदंती मतलब कहानी, कानों कान सुनी बात। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, कि लोग उनकी पर्सनैलिटी की बातें करते हैं, कहने का मतलब है। लेकिन तीसरी कसम में वह महिमा में व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है। कि जो इतना महान पर्सनैलिटी है, महिमा में व्यक्तित्व मतलब महान पर्सनैलिटी है जो पूरे एशिया में फेमस है, लेकिन वो तीसरी कसम फिल्म में बिल्कुल हीरामन बन गया। नहीं पता चलता कि इतना फेमस एक्टर इसमें एक्टिंग कर रहा है, हमें तो वो हीरामन दिखाई देता है। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया है। कि वो हमें हीरामन की एक्टिंग करते दिखाई नहीं देता, बल्कि वो वही हीरामन हमें दिखाई देता है। हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर रिश्ता हुआ। रिश्ता मतलब मोहित होना। कि जब हीराबाई ऐसी बोली बोलती है, फेनू और गिलासी आवाज बोली बोलती है। फेनू मतलब जिसमें फेन हो, गिलासी मतलब अपनी साइड आकर्षित करने वाली भाषा बोलती है, तो उस पर वो रिश्ता है, मोहित होता है। उसका मनवा टनवा जैसी भोली सूरत पर न्यौछावर। मनवा टनवा मतलब सुंदर सूरत के लिए शब्द यूज किया गया, सुंदर शक्ल के लिए। भोली मतलब एकदम सीधी साधी, सूरत मतलब उसकी शक्ल, न्यौछावर होना, अपने आप को त्याग देना होता हुआ, और हीराबाई की तनक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया है। कि वो उसके ऊपर मोहित होता है, लेकिन जब हीराबाई उसकी तनिक सी मतलब जरा सी उपेक्षा कर देती है, उसका तिरस्कार करती है, उसकी साइड ध्यान नहीं देती है, तो वो एकदम से जूझता है अपने अस्तित्व से। अरे मेरा क्या होगा, अभी तो हीराबाई ने मेरी ओर देखना तक छोड़ दिया। तो वो अपने मन से जूझता है, यानी वो सच्चा प्रेम करने वाला एक आशिक उसमें बन गया है, सीधा साधा भोला भाला। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणेश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। स्वयं मतलब खुद।
कि जो तीसरी कसम नाटक या कहानी लिखी थी फणीश्वर नाथ रेणु ने, उस फिल्म की पटकथा भी, फिल्म की कहानी भी उन्होंने खुद लिखी, फणीश्वर नाथ रेणु ने। कहानी का रेशा रेशा, उसकी छोटी से छोटी बारीकियाँ फिल्म में पूरी तरह उतर आई, कि जो छोटी छोटी बातें थी, रेशा रेशा था, जरा जरा सी चीज़ें थी, वो भी शैलेंद्र ने फिल्म में जो कि त्यों ला दी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो यह मेरा पूरा पाठ था तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। शिल्पकार होता है जो कुछ बनाता है, तो यानी शैलेंद्र ने कैसे फिल्म बनाई तीसरी कसम, कैसे बनाई, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।